हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के राजनीति विज्ञान के पार्ट 7 संवाद के प्रॉपर नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस नोट्स में हर एक चीज़ कवर्ड है। पार्ट के कोने कोने से चीज़ों को उठाया मैंने जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और भले ही वो किसी कोने के डब्बे में लिखा हो, भले ही कोई कार्टून बेस्ड हो, या फिर भले ही कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हो, या फिर कोई भी MCQ हो, इसमें हर चीज़ कवर्ड है। तो ये आपके लिए ऑल इन वन होने वाली वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो PY की वीडियो हो, भले ही वो MCQ वीडियो हो, क्योंकि इस चैप्टर में हर कुछ कवर है। और इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन के सवालों का जवाब आराम से दे पाओगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपको थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड लग सकता है, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनमें तिथियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। कंपैरेटिवली जो पहले के पार्ट्स थे उसमें ऐसा नहीं था, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही डेट्स का उपयोग किया गया है। तो आपको उन सभी डेट्स को लर्न करना है जो कि मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप ये सोचोगे कि ये संवाद चैप्टर तो क्लास 10th में भी था। तो आपको पहले बता दूँ, ये क्लास 10th के संवाद वाले चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ही अलग है, पर ये थोड़ा सा अलग है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें सेम आपको लग सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संवाद। तो चलिए संवाद की डेफिनेशन देख लेते हैं। संवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था है इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और सत्ता भी इन स्तरों में बटी होती है। और ये स्तर कौन कौन सी होती है? एक तो केंद्र होता है और राज्य होता है, और ये चैप्टर पूरा इन्हीं पे बेस्ड है। और एक स्थानीय सरकार भी होती है, पर इस स्थानीय सरकार के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर बनाया गया है जो कि 8वां चैप्टर है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर खाली केंद्र और राज्य के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत सिंपल है डेफिनेशन, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं, और सत्ता जो होती है यानी शक्तियाँ जो होती हैं वो भी इन स्तरों में बटी होती है। तो ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। और आपको बता दूं, जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा रेड पेन में, आपको हमें दो देशों के बारे में बताया हुआ था। एक तो वेस्ट इंडीज़, जो कि देश नहीं है, ये कैरिबियन आइलैंड्स का एक समूह है, और एक नाइजीरिया। तो इन दोनों देशों के बारे में दो डब्बों में बताया हुआ था। जो नीले डब्बे होते हैं, आपको पता है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं डब्बों से ज़्यादातर आता है, ना कि लिखे हुए से। ठीक है, तो इन डब्बों को अच्छे से तैयार करना है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ, मतलब उसमें लिखा तो बहुत कुछ हुआ था, पर मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया है आपके लिए। 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ बनाया गया था। ठीक है, मतलब वेस्ट इंडीज़ में आपको डेट याद रखनी है 1958। और 1962 में ये भंग हो गया था। ये जो वेस्ट इंडीज़ संघ है, द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़, ये 1962 में भंग हो गया था। क्यों भंग हुआ था इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, कमज़ोर केंद्र सरकार बहुत कमज़ोर थी। संघीय इकाई की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मतलब जो संघ की इकाइयाँ थी ना, जो प्रांत थे वेस्ट इंडीज़ के, अलग अलग आइलैंड्स थे, उनकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, कोई एक साझी अर्थव्यवस्था नहीं थी, जिससे कि ना ये प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। तो वही लिखा है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। तो इन 3 कारणों की वजह से ये जो वेस्ट इंडीज़ संघ है चल नहीं पाया। फिर 1973 में ना एक चिगुआरामा संधि आई थी। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, पर आपको ये याद रखना है, हो सकता है MCQ पूछा जाए। तो आपको चिगुआरामा संधि याद रखना है कि ये संधि आई थी, और इसमें क्या हुआ था कि एक साझी बाज़ार आया था, साझी बैंकिंग प्रणाली आई थी, एक साझा केंद्र सरकार बनाया गया था। तो आपको ये याद नहीं करना है, पर ये बता दे रहा हूँ। पर आपको ये डेट और ये चिगुआरामा संधि ये आपको याद करके चलना है। और ये तो ये MCQ के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे जस्ट रीड इसलिए लिखा है क्योंकि डब्बों से आया है, इसलिए कंफर्म नहीं है कि आ सकता है। पिछले साल में आया भी नहीं है कभी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आप रीड कर सकते हो। बाकी डेट तो आप याद कर ही लेना इसकी। और नाइजीरिया के बारे में भी ऐसे कुछ है कि 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में एक संघवाद की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ पे इबादान नाइजीरिया में एक जगह का नाम है, और वहाँ पे एक संवैधानिक सम्मेलन हुआ था जिसमें नाइजीरिया के संघवाद की घोषणा कर दी गई थी। और ये कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, तो नाइजीरिया जो थी ना, आपको पता होगा कि अफ्रीका में आई। तो 3 बड़ी जातियों में बटी हुई थी नाइजीरिया। 3 बड़ी जातियों में। वो जातियाँ कौन कौन सी थी? एरुबा, इबो और हौसा फुलानी। आपको याद करके चलना है, एरुबा, इबो और हौसा फुलानी।
एरुबा कहाँ राज करती थी? नाइजीरिया के पश्चिम में, मतलब ये वाला एरिया। और ईवो कहाँ राज करती थी? नाइजीरिया के पूर्व में, यानी कि ये वाला एरिया। और हाउस ऑफ फुलानी उत्तर में, मतलब ये वाला एरिया। दक्षिण रेगिस्तान होगा, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे। तो मुख्यतः ये 3 जनजातियाँ थी, मतलब 3 जातियाँ थी। तो आपको याद करके चलना है, एरुबा, ईबो, हाउस ऑफ फुलानी। ये MCQ के व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये अलग अलग तरीक़ों से इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण बताइए, भारतीय संघवाद की विशेषता बताइए। बहुत अलग अलग प्रकार से मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसके। तो मैंने जो मेन मुझे 2 प्रकार के क्वेश्चन दिखे, तो मैंने आपके वो सामने ले आया हूँ। एक तो भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण क्या होते हैं, वो स्पष्ट कीजिए, और भारतीय संघवाद की विशेषताएँ बताइए। इन दोनों का जो आंसर है वो सेम है, ठीक है। तो भारतीय संघात्मक लक्षण क्या है भारतीय संविधान में? आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। ये संविधान की सर्वोच्चता इसलिए है क्योंकि भारत में कोई भी शक्ति, भले ही वो केंद्र सरकार की शक्ति हो, राज्य सरकार की शक्ति हो, वो संविधान के ऊपर नहीं है। वो संविधान के अंडर में ही कार्य करेंगे और संविधान के नीचे ही रहेंगे हमेशा। ऐसा किस लिए किया गया है? ताकि एकात्मक व्यवस्था ना हो जाए, या फिर संविधान को कोई नष्ट ना कर पाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे इसमें संघात्मक लक्षण में कि दोहरी शासन प्रणाली है भारत के अंदर। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है, जिसमें एक सशक्त केंद्रीय सरकार है और दूसरा प्रांतीय सरकार जो राज्यों में शासन करती है। तो दोहरी शासन प्रणाली का क्या अर्थ है कि 2 शासन प्रणाली है। कौन कौन सी 2? एक तो जो पूरे देश पे शासन करती है, यानी कि केंद्र सरकार, और एक जो अलग अलग राज्यों पे, 29 राज्यों पे शासन करती हैं, जिन्हें कहते हैं प्रांतीय सरकार या फिर राज्य सरकार। तो ये दो शासन प्रणाली या फिर 2 सरकारें हैं जो देश को चलाती हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, दोहरी है, ये दोहरी शासन प्रणाली पर आधारित है। तो ये दूसरी विशेषता है। और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। तो तीसरी विशेषता क्या है कि भारत के अंदर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये लक्षण कैसे हैं संघात्मक संविधान के? क्योंकि भारत में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है जो संघीय ढांचे में, अब देखो संघात्मक तो संघवाद तो आ गया भारत में, पर ये संघीय ढांचे में कुछ तो विवाद होंगे ना। तो वही विवाद होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र और अभी हम देखेंगे कौन कौन से विवाद होते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद होते हैं ना, उनका निपटारा ये स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय सबसे टॉप का न्यायालय होता है, इसलिए जो केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को निपटारा करने के लिए संविधान ने इसको शक्ति दी है, ताकि संघीय व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। तो ये लक्षण है या फिर ये विशेषता है संघीय व्यवस्था के भारतीय वाले। और चौथा विशेषता क्या है कि शक्तियों का विभाजन हो रखा है भारत में। भारत की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है संघवाद की, इसमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है, इसमें विभिन्न स्तरों पे। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण में आप चौथा पॉइंट लिखोगे कि भारत में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पे होता है। तो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पे होता है। वो कौन कौन सी सूची है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। आपने पढ़ा होगा 10th में। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं ना, पहले तो इसमें 97 विषय हैं, और ये 97 जो विषय है ना, इन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है। ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। इस पर खाली केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक और तार, विदेशी व्यापार। तो ये पूछा नहीं गया है आज तक, मतलब 11th में, 10th में पूछा जाता था ये, पर 11th पूछा नहीं गया। फिर भी आप 1-2 याद कर लेना, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये 1-2-3 याद कर लेना आप, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए, तो आपको उदाहरण तो देना पड़ेगा ना उसमें। तो राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून आ सकती है, और उसमें 66 विषय आते हैं, 66, ठीक है। इसमें आप याद कर लेना पुलिस, कृषि और भूमि, ये 3 याद कर लेना। पुलिस, कृषि, भूमि, वाणिज्य, व्यापार, स्थानीय शासन, शराब, ये सब आता है इसमें राज्य सरकार में। और फिर आता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून आ सकती है। मतलब ना, इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का हक है, मतलब अधिकार है।
पर यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि अगर मान लो इन दोनों में विवाद हो गया, केंद्र ने भी किसी विषय पर कानून बना दिया और एक ही समय पे राज्य ने भी किसी विषय पे कानून बना दिया, तो अब क्या होगा, किसका कानून मान्य होगा। तो संविधान ये स्पष्ट करता है कि अगर विवाद हो जाता है, मतलब विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है ना, वो इसी को मान्यता दी जाएगी तब जब विवाद हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और दी भी गई हैं वास्तव में भी। तो अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कुल 47 विषय हैं, 47, ठीक है। तो आपको ये भी याद करके चलना है कि किस किस सूची में कितने कितने विषय हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची के उदाहरण है शिक्षा, वन, गोद लेना, ये 3 याद कर लेना। शिक्षा, वन, गोद लेना, उत्तराधिकार। मजदूर संघ, कृषि भूमि के अलावा भूमि का हस्तांतरण, मतलब जो कृषि भूमि नहीं है ना, जो नॉर्मल साधारण भूमि है, उसके हस्तांतरण, मतलब एक व्यक्ति ने उसको दूसरे व्यक्ति को दे गया और इसके बीच में जो विवाद हो जाते हैं ना, वो भी उस पर भी दोनों कानून आ सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण। पहले हमने देखा था संघात्मक लक्षण, अब देखेंगे एकात्मक लक्षण। इसको अगर हम दूसरे क्वेश्चन में बनाना चाहें तो ये भी कह सकते हैं केंद्र सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान। मतलब संविधान में ऐसे जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, जिनके कारण केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है, सशक्त बन जाती है, तो वही प्रावधान ये है। अगर आपसे ये वाला पूछ जाए या फिर ये वाला पूछ जाए, हालांकि ये वाला पूछा जाता है, पर अगर बाई चांस ये वाला ही पूछ लें कि केंद्र सरकार सशक्त बनाने वाले प्रावधान बताइए, तो आपको यही लिखना है। इसमें टोटल 7 पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एकात्मक लक्षण ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये। पहला तो है कि भौगोलिक सीमाओं पर नियंत्रण। अब एकात्मक बनता क्यों है? एकात्मक इसलिए है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है ना, केंद्र ज़्यादा मजबूत है तभी तो एकात्मक कहेंगे। अब केंद्र ज़्यादा मजबूत है कैसे? तो इन्हीं पॉइंट की वजह से है कि जो केंद्र सरकार है ना, मतलब राज्यों की भौगोलिक सीमाओं पर नियंत्रण है। आप पहले सब पॉइंट डालोगे ऐसे जैसे मैंने डाला है, फिर ऐसा एक्सप्लेन करोगे उसे। भौगोलिक सीमाओं पर नियंत्रण, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं पर संसद का नियंत्रण है, और संसद कौन है? केंद्र सरकार। संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद एक राज्य को बांटकर, मतलब किसी राज्य को बांट दिया, दो टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में बांट दिया, या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, या फिर दो राज्य को मिला दिया, उससे एक राज्य मिला दिया, मिला के नए राज्य बना सकती है। मतलब संसद के हाथ में ये शक्ति है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में ये शक्ति है कि वो भले ही राज्य की परमिशन हो ना हो, तो उस राज्य को तोड़ भी सकती है, तोड़ के 2 राज्य बना दिया, या फिर 2 राज्य को मिला के एक राज्य बना सकती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक सीमाओं पर नियंत्रण होता है संसद का। दूसरा एकात्मकता के लक्षण है कि जो केंद्र सरकार को है ना, बहुत सारी आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, जिसके कारण वो बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो यही लिखा है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जिनके लागू होने पर सारी शक्तियाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत हो जाती हैं। भले ही वो राज्य सरकार की शक्ति हो, अगर मान लो किसी में आपातकाल लग गया ना, किसी राज्य किसी क्षेत्र में या पूरे देश में, तो सारी की सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को तो ये आपातकालीन शक्तियाँ दे रखी है संविधान ने। तो इस वजह से भी जो भारतीय संविधान है या फिर भारतीय संघीय व्यवस्था है, वो एकात्मकता की ओर चले जाती है अगर आपातकालीन व्यवस्था समय आ जाए तो। तीसरा पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। आपको पता है कि जो केंद्र सरकार है उसको अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है संविधान की तरफ से। तो वही है कि आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। अब आय के जब सभी जो प्रमुख साधन है, जो बड़े बड़े साधन है, वो केंद्र को जब दे रखा है, तो राज्य अब कहाँ जाएगा? अपने राज्यों में कल्याण लाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए केंद्र के पास ही तो जाएगा। मतलब वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं कि राज्यों के राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये आपको पिछले भी चैप्टर में लिया होगा और ये यूपीएससी लेवल एग्ज़ाम में भी आता है, ये आपको बता दूं। ये इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, मतलब इस लाइन को, कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तथा ये राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं।
अब इनके पास ना ये शक्ति होती है राज्यपालों के पास कि अगर ये चाहें तो राज्यपाल को हटाने के लिए नहीं, जो राज्य सरकार है मतलब जो मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद है उसको हटाने के लिए या फिर जो उस राज्य की विधानसभा है उसको भंग करने के लिए ये राष्ट्रपति को सिफारिश तक भेज सकते हैं। ये शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है, कम क्या खाली राज्यपाल के पास ही है। समझ में आया आपको? तो इस वजह से भी जो ऐसी स्थिति में एकात्मकता की ओर चले जाता है हमारा संघीय व्यवस्था। 5वां पॉइंट देखते हैं, राज्य सूची पर नियंत्रण। अब केंद्र सरकार ना राज्य सूची पर भी नियंत्रण कर सकती है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि राज्य सूची में तो राज्य को नियंत्रण है, खाली उसके विषय पर कानून आ सकती है। फिर केंद्र का हस्तक्षेप क्यों है इसमें? मतलब केंद्र क्यों आगे इस पर कानून आ सकती है? तो यही तो कारण है कि वो एकात्मकता की ओर चले जाता है जब राज्य सूची पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपने पिछले भी पार्ट में पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट भी है कि राज्यसभा की अनुमति जब मिल जाती है केंद्र को, जब संसद को राज्यसभा की अनुमति मिल जाती है तो फिर वो जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे भी कानून आ सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, आपको बता दूं। जब केंद्र सरकार को यानी संसद को राज्यसभा की अनुमति मिल जाती है तो वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब बताओ एकात्मकता का लक्षण है कि नहीं ये? फिर अब 6वां पॉइंट देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा, नाम में ही है अखिल यानी ऑल, भारतीय मतलब इंडिया, सेवाएं मतलब सर्विसेज, जो कि यहाँ पे IAS IPS आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज है मतलब केंद्र का कुछ काम है ही ना केंद्र को, अगर ऑल इंडिया है तो बस यही है लिखा हुआ कि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अभी करते तो राज्य के प्रशासन में ही कार्य है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला या कोई राज्य मिल जाता है इन्हें काम करने के लिए, पर इन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ध्यान देने वाली बात यह है, स्कैम हुआ कि नहीं राज्यों के साथ? राज्य मतलब जिनके एरिया में काम कर रहे हैं उन्हीं का उन पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार का नियंत्रण है। तो इससे भी हमारी जो संघीय व्यवस्था वो एकात्मकता की ओर चली जाती है, एकात्मक बन जाती है। और 7वां पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि एकहरी नागरिकता है भारत में। और ये बहुत बार MCQ पूछा गया है कि पूछ देते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इनमें से कोई नहीं, बोथ एन भी। तो आपको याद रखना है कि भारत में एकहरी नागरिकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारतीय नागरिकों को केवल देश के स्तर पर ही नागरिकता मिलती है, केवल देश के स्तर पे। अगर आप अमेरिका जाओगे ना, वहाँ पे क्या है कि आपको देश के स्तर पे नागरिकता मिलेगी कि आप एक अमेरिकन हो, साथ में आपको राज्य के स्तर पे मिल जाएगी नागरिकता कि आप इस राज्य से बिलोंग करते तो आपको इस राज्य की नागरिकता मिल गई। तो अमेरिका में ऐसा होता है और भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि हम यूनियन है, हम एक संघ है, हम है। तो एकहरी नागरिकता में आप राज्यों में अलग अलग नागरिकता नहीं ले सकते, आपको खाली देश के स्तर पर एक ही नागरिकता मिलेगी भारतीय के रूप में, ना कि किसी राजस्थानी के रूप में, किसी गुजराती के रूप में, किसी बिहारी के रूप में। आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो एकहरी नागरिकता का यही अर्थ होता है, भारतीय नागरिकों को केवल देश के स्तर पर एक ही नागरिकता मिलती है, उन्हें अलग अलग राज्यों के स्तर पर कोई विशिष्ट नागरिकता नहीं दी जाती, जैसा कि अमेरिका में देखने को मिलता है। तो आपको ये 7 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये 2 से ज़्यादा बार पूछा गया है ये, अब समझ जाओ बार, एक साल में 2 से ज़्यादा बार, भले वो मिड टर्म हो या फाइनल हो। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, 7 पॉइंट आपको रट लेने हैं। और आपको मेरे रट लेने से मतलब ये है कि आपको ये वाले रटना है, आपकी कहीं ये आप इसमें ना ये जो मैंने पिंक पेन से हाईलाइट किया है इसको अच्छे से याद कर लेना। और इन जो रेड पेन से हाईलाइटेड जो कीवर्ड हैं, जो हेड वर्ड है, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। भौगोलिक सीमाओं पर नियंत्रण, आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय नियंत्रण, राज्यों के राज्यपाल, राज्य सूची पर नियंत्रण, अखिल भारतीय सेवाएं, एकहरी नागरिकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघवाद की विशेषता मतलब आवश्यकता, विशेषता तो हम ऊपर देख के आ गए। अब आवश्यकता क्या है ये भी पूछ लेते हैं। अब ये ना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि भारत में संघवाद की आवश्यकता क्या है, अब घुमा फिरा के ही पूछ सकते हैं। जैसे कि संघवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक है, 2 नंबर का पूछा था ये। भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है,
ये भी ये 1 नंबर पूछा गया था। देखो नंबरों का सिस्टम है ना कि नंबरों आप कुछ भी दे देंगे आपको। ये ना भारत में संघवाद व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, ये जब मैंने देखा तो 1 नंबर में आया था ये। पर ये ना आपको किसी भी नंबर में दे देंगे, 3 नंबर में दे देंगे, 4 नंबर का दे देंगे, 6 नंबर का दे देंगे, किसी भी नंबर का दे देंगे। समझ रहे हो? ये मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ख़राब लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो ऐसा बहुत करते हैं जो एग्जामिनर्स वगैरह जो पेपर बनाते हैं। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन कितने, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को छोड़ के जो जिसमें पॉइंटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कितने भी नंबर का दे देते हैं ये। अब मान लो 1 नंबर का दे देगा उसमें, तो आप उसमें 3 पॉइंट थोड़ा लिख के आओगे, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सोचने लग जाओगे कौन सा पॉइंट लिखें, सबसे सूटेबल वाला आपको लिखना पड़ेगा इनमें से। तो देखते हैं फिर क्या है ये भारतीय संघवाद की विशेषता, क्यों अपनाया गया, जरूरी क्यों था, महत्व क्या है, जो भी पूछें बहुत सारे पूछा जा सकता है। तो भारतीय संघवाद व्यवस्था में क्या होता है ना कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। और भारत में क्या था, शक्तियों को बांटना बहुत ज़रूरी था जब संविधान बना था। तो भारत एक विशाल राज्य है जिस पर शासन करने के लिए शक्तियों का केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर बांटना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसलिए आवश्यकता थी हमें संघवाद की। अधिक विविधताएं, आपको अगला पॉइंट है अधिक विविधताएं। भारत में क्षेत्रीय और भाषाएं विविधताएं अधिक हैं और तथा इन विविधताओं को सत्ताएं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघवाद जरूरी है। अब मान लो ये भारत है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत है। अगर आपको एक ही सरकार दे देंगे कि चलो ये सरकार दे दिया आपको भारत के स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे, तो क्या आप मान लो आप राजस्थानी हैं, आपको सही लगेगा कि आपके राजस्थान के स्तर पे तो कोई आपको है ही नहीं गाइड करने वाला, कोई आप पे शासन करने वाला है ही नहीं, कोई आपका मंत्री, कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। बस आपको केंद्र से एक ऑर्डर मिल रहा है और वही चला रहा है, वही इसको भी चला रहा है, वही इसको बंगाल को भी चला रहा है, वही तमिलनाडु को भी चला रहा है, वही दिल्ली को भी चला रहा है। तो इससे ना क्या होगा कि सत्ता में भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। कौन खड़ा होगा इलेक्शन में, आप बताओ कौन खड़ा होगा? सत्ता में भागीदारी कम हो जाएगी, क्षेत्रीय और भाषाई जो असमानता है उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ना भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्षेत्रीय और भाषाई जो राज्य ना, इनको भी विविधताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार भी बना देते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्य सरकार ही बना देते हैं और इसी से तो हमारी संघीय व्यवस्था बन गई। संघीय व्यवस्था बोलती क्या है कि एक केंद्र सरकार हो और एक राज्य सरकार हो। तो इससे क्या हुआ कि इन राज्यों की विविधताओं को भी प्रोत्साहन मिल गया, इनको एक सम्मान मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गई, क्योंकि अलग अलग सरकार बन गई राज्यों में और इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो गई। क्योंकि अब अपने राज्य में लोग खड़े होने लगे, इलेक्शन लड़ने लगे, विधानसभा में जाने लगे और अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने लगे। क्योंकि केंद्र सरकार तो सभी क्षेत्रों की समस्याओं समझ नहीं सकती है, सभी विविधताओं को समझ नहीं सकती है। तो ये फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इस पे एक ये वाला क्वेश्चन भी है, भारतीय संविधान में विविधताओं को एकता में किस प्रकार सहायक हुई है, तो आपको याद रखना है। अधिक विविधताएं, भारत में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं अधिक हैं और इन विविधताओं की सत्ता भागीदारी सुनिश्चित करना संघवाद के लिए संघवाद जरूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, लोकतांत्रिक राज्य। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, पता है आपको, आप 8 से पढ़ते आ रहे हो ये लोकतांत्रिक राज्य। तो ये जो लोकतांत्रिक राज्य है ना, इसमें सबकी सहभागिता आवश्यक है, सबकी सहभागिता, वही ऊपर वाला पॉइंट। और तथा लोकतांत्रिक राज्य संघीय व्यवस्था को मान्यता देता है। मान्यता मतलब क्या कि एक लोकतांत्रिक जो किसी को देश होता है ना, वो किसी भी व्यवस्था से पहले संघीय व्यवस्था को सबसे टॉप पे मानता है एक लोकतांत्रिक राज्य। जैसे कि कुवैत वगैरह में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है कि एकात्मक शासन, एक राजा चल रहा है और वही उसी का बेटा राजवंश चला रहे हैं बढ़िया से। तो आप क्या एक लोकतांत्रिक राज्य से प्रोत्साहन देगा? क्या उसे मानेगा? नहीं मानेगा। एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक संघीय व्यवस्था ही सबसे टॉप पे आती, सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि उसे भी मान्यता प्राप्त है, खाली उसे ही मान्यता प्राप्त है संघीय व्यवस्था को ही। तो आपको ये 3 पॉइंट याद कर लेना है। मैंने आपकी सुविधाजनक के लिए ऐसे हेड पॉइंट बना दिया। आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, आपको पहले एक हेड पॉइंट बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर ना जो आप समझ रहे हो ना, जो वैसे एग्जाम में होते हैं वैसे, अब आप समझ जाओ, वो ये पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट ये देखेंगे 3 नंबर, चलो आगे, समझो बात। ठीक है, अपने आप को एग्जामिनर पे रख के देखो।
तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद में आ जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 1। अब भाई पहला ही अनुच्छेद है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही ना। मतलब देख लो, पहला अनुच्छेद पहले चैप्टर में नहीं है, पहला अनुच्छेद 7वें चैप्टर में। तो यहाँ पे वी इम्पोर्टेंट हर बार पूछ रहा था, हर बार। या तो अनुच्छेद 1 पूछेगा या फिर अनुच्छेद 356, ये इस चैप्टर से आने ही आना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। या तो अनुच्छेद 1 या फिर अनुच्छेद 356, वो भी आप आगे देखेंगे 356 क्या है। MCQ में या 1 वर्ड में या 1 नंबर में पूछेंगे ही पूछेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में ना संघ के लिए, भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन है, ना कि फेडरेशन। यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन का यूज़ नहीं किया है, यूनियन शब्द का यूज़ किया है। अब आप बोलोगे फेडरेशन और यूनियन दोनों का हिंदी में अर्थ तो यही होता है, संघ ही होता है। तो फिर अंतर क्या है इनमें? अंतर बहुत बड़ा है। देखो, जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान के चलो, फेडरेशन ये कहता है कि मैं प्लस आप। जैसा कि ये फेडरेशन अमेरिका में है, ध्यान रखना, अमेरिका में क्या है? फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या कहता है? मैं प्लस आप, ठीक है, मैं प्लस आप। क्योंकि जो यूनियन कहता है ना, यूनियन कहता है हम, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर मैंने आपको बता दिया, सबसे ईजिएस्ट वे में बताया, सबसे ईजिएस्ट वे में। फेडरेशन कहता है मैं और आप, मतलब आप और मैं बस जुड़े हुए हैं, अलग भी हो सकते हैं चाहे तो, ठीक है, जुड़े हुए हैं बस आप और मैं, और चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। ये प्लस का माइन हटाना है बस। क्योंकि यूनियन कहता है ना कि आप और मैं अलग अलग नहीं है, आप और मैं एक ही हैं, हम हैं, ठीक है, यूनियन हम कहता है। तो ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, आपको याद रखना है। ये पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक में कि अनुच्छेद 1 में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? फेडरेशन, यूनियन। तो यूनियन आपको याद रखना है। तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 257 पूछा तो नहीं गया है, पर आप करके चले जाना, फिर भी NCERT का है, क्योंकि आप समझ लो NCERT का है तो मतलब समझ जाओ कहीं से भी कुछ भी पूछ देते हैं लोग। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो राज्य की कार्यपालिका होती है ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्लस मंत्रिपरिषद राज्य वाली, तो ये तीनों मिला के जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, राज्य की कार्यपालिका। अब ये जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे ना, इस तरीके से करेंगे कि जो संघ की कार्यपालिका है ना, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आता है, उसकी शक्तियों के प्रयोग पे कोई अड़चन ना आए, मतलब कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, कोई अड़चन या प्रभावित ना हो, मतलब उनके कानून, उनके नियम जो भी वो लागू करेंगे अपनी शक्ति को प्रयोग करके। तो यही कहता है अनुच्छेद 257। हालांकि आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है, आप भी जानते हो न्यूज़ हेडलाइंस में। अब देखते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? ऊपर याद है हमने क्या किया था? 3 सूची देखी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अब ये ना, ये जो इन 3 सूचियों में जो भी विषय इन 3 सूचियों में नहीं आते हैं, उनको अवशिष्ट शक्तियों की सूची में डाला गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों की सूची में उन्हें डाला गया है। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? अवशिष्ट मतलब ऐसी शक्तियाँ जो विशिष्ट नहीं है, जो वर्गीकृत नहीं की गई हैं, मतलब इन 3 सूचियों में वर्गीकृत नहीं की गई हैं शक्तियाँ, मतलब वही विषय। तो वह सभी विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं आते हैं, तथा इन विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। इनमें वो विषय आते हैं जो किसी भी सूची में डाली गई हैं। आपको याद रखना है कि ये विषय ना संविधान बनने के बाद आए हैं अस्तित्व में, ठीक है। आप ये लाइन में जोड़ सकते हो कि ये वह विषय हैं जो संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। और इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आपको याद रखना है, ये पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्तियों या फिर अवशिष्ट विषयों पर कौन सी सरकार या कौन सी स्तर की सरकार कानून बना सकती है? तो केवल केंद्र सरकार, ओनली ऑन केंद्र सरकार। एक आत्मक है कि नहीं बताओ?
बिचारे राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब इसका उदाहरण आपको 2 लिख के आना है अगर पूछा जाता है तो। एक तो साइबर कानून, मतलब आपको पता है कि तब के ज़माने में जो साइबर नाम का ये जो वर्ड है, ये बहुत कम प्रचलन में था, मतलब इंडिया में तो था ही नहीं प्रचलन में, ये बाद ही में आया है इंडिया में संविधान बनने के बाद। और इंटरनेट बैंकिंग, तब तो नॉर्मल बैंकिंग होती थी, आज तो इंटरनेट बैंकिंग होने लगी है। यहीं से कंप्यूटर चढ़ा दिया पैसा और ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग भी संविधान के बनने के बाद आई है, इसलिए अवशिष्ट शक्तियों में आता है। और इस पे कानून बनाने का हक किसका है, किसका क्या है, केवल ओनली ऑफ केंद्र सरकार ही बना सकती है कानून। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि भारत में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों है। समस्याएं जिनके कारण संविधान निर्माता एक सशक्त केंद्र सरकार चाहते थे। अगर ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको ये लिखना है। हालांकि ये यूटी वगैरह में पूछा गया है, यूटी मिड टर्म फाइनल्स मैंने अभी तक नहीं देखा है पूछते, फिर भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो भारतीय विविधताएं, पहला सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सशक्त केंद्र सरकार होने का कि भारतीय विविधताएं हैं बहुत ज़्यादा। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी संघीय व्यवस्था चाहते थे जो भारतीय विविधताओं को समेट सके, और ये किसके कारण संभव हो पाता है, खाली सशक्त केंद्र सरकार के कारण। विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश। विघटनकारी मतलब क्या, जैसे मतलब अलगाववाद को जो बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आप खालिस्तान के मुद्दे को जानते होंगे अभी वर्तमान में। तो अलगाववाद के मुद्दे हुए जो प्रवृत्तियाँ होती हैं ना राज्यों की, जो भी कह सकते हो आप, जो एजेंडा बना के चलते हैं अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्थान, उस पर ये अंकुश लगाता है सशक्त केंद्रीय सरकार। अगर केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं होगा तो क्या होगा, राज्य बढ़ जाएंगे, राज्य अलग हो जाएंगे देश से। तो इसी प्रवृत्तियों को अंकुश लगाता है। संविधान निर्माता एक ऐसी शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, सामाजिक आर्थिक समस्याएं। तो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार क्यों चाहिए हमें, ताकि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सके। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्र सरकार करे, ठीक है। चौथा है नियोजन और समन्वय। मतलब ऐसे बहुत सारे वो है ना समस्याएं इंडिया में, जिनको नियोजन और समन्वय के साथ ही, मतलब प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के साथ ही हम सॉल्व कर सकते थे ऐसी समस्याओं को। और ऐसी समस्याएं ना किसी नॉर्मल केंद्र सरकार से हो सकता नहीं था सॉल्व। तो इसलिए शक्तिशाली केंद्र सरकार की हमें आवश्यकता थी। गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता, राष्ट्रीय एकता और विकास आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ये आप समस्या कर लेना इसको। समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए सशक्त केंद्र सरकार की आवश्यकता थी, ठीक है। देसी रियासतों का विलय, मतलब विलय मतलब जोड़ना। देसी रियासतें थी ना जबकि, आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जोड़ा था। जैसे राजा महाराजा हैदराबाद और भी अलग अलग राज्य थे, जम्मू कश्मीर वगैरह, इन सबको जोड़ा था सशक्त केंद्र सरकार ने। तो इन सबको भारत में जोड़ा नहीं जा सकता था यदि एक शक्तिशाली केंद्र सरकार ना होती तो। वैसे कुछ कर लिया नहीं था उस समय नेहरू ने, पर किया जो था उसी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। पर कह देते हैं कि एक ज़रूरत थी, अब लिखना तो है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा ही कि देशी रियासतों का विलय। आज़ादी के बाद आज़ादी के समय, बाद नहीं है यहाँ पे, ये बात हटा लेना। आज़ादी के समय देश में 500 से अधिक देशी रियासतें थी, 500 से अधिक। सोचो, भारत देश छोटा भी नहीं है, जिनको भारत में विलय मतलब जोड़ने के लिए सशक्त केंद्रीय सरकार की आवश्यकता थी। अब कोई राज्य सरकार थोड़ी ना जोड़ देगी, कि जो सशक्त केंद्र सरकार तो जोड़ेगी ना अलग अलग राज्य को। आप ये कह रहे हो कि आप तमिलनाडु के राज्य हो और राज्य सरकार हो, और यहाँ पे ये हैदराबाद नहीं चाह रहा है जोड़ना, तो आप क्या इसे बोलोगे, आप तो भाई अपने राज्य को संभालोगे ना। तो एक केंद्र सरकार, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की जरूरत थी जो इन्हीं राज्यों को जोड़ सके, मतलब इन्हीं जो राजाओं महाराजाओं की रियासतें थी उनको जोड़ सके भारत के अंदर।
तो इसलिए हमें केंद्र सरकार, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की आवश्यकता थी, और ये वो समस्याएं हैं जिसके लिए हमें आवश्यकता थी। तो आप इन्हें याद कर लेना, हालांकि ये बहुत कम पूछी जाती है पर फिर भी आप कर सकते हो याद इन्हें। खाली ये पॉइंट याद कर देना, ये है टॉपिक्स। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, केंद्रीय राज्य संबंध। अब ये ना मैंने 1 2 3 4 5 ये लिखा तो है, पर आप समझ जाओ कि ये कुछ है नहीं, है टॉपिक नहीं है ये, ऐसे याद करके मत चलना, ये इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में तनाव और केंद्र राज्य संबंध, ये जो 5 टॉपिक नीचे पढ़ने वाले हैं इसके पार्ट हैं। पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था के तनाव बताओ या केंद्र राज्य संबंध बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा कि स्वायत्तता की मांग राज्य जो करते हैं उनको बताओ। तो अभी देखते हैं स्वायत्तता की मांग क्या है। राज्य समय समय पर केंद्र सरकार से अधिक अधिकारों व स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं जो निम्न रूपों में है। अलग अलग राज्य ना अलग अलग शक्तियाँ मांगते रहते हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि ऊपर हमने देखा अधिक शक्तिशाली कौन है, केंद्र या राज्य। अब कमेंट में बताना। तो यही देख के ना जो राज्य सरकार है वो बोलते थे यार हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हमें तो स्वायत्तता इतनी कम दी गई है, हमें और स्वायत्तता दो। तो वही ये क्वेश्चन बन जाता है इस पर कि कौन कौन सी स्वायत्तता की मांग करी है राज्य सरकारों ने। तो ऐसी 3 स्वायत्तता की मांग करी है। पहला है वित्तीय स्वायत्तता, यानी कि पैसे को रिलेटेड जो मांग करते हैं वो लोग। राज्य के आय के साधन सीमित हैं और संसाधनों पर नियंत्रण भी सीमित है, इसलिए राज्य सरकार आय के मामलों में अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। अब राज्य के जो आय के साधन है ना वो सीमित हैं, क्योंकि आय का जितना भी कोटा है वो आपको पता होगा संसद के पास है, और संसद तो केंद्र सरकार में आती है। तो इनको ना मतलब वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। तो इनके आय के साधन भी सीमित है, उनका संसाधनों में कोई खास नियंत्रण भी नहीं है। तो इसके लिए ना ये लोग अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं कि हमें भी आए। अब दिल्ली के देख लो, केजरीवाल अधिक पैसा मांगते रहते हैं, हम शिक्षा में लगाएंगे, वो लगाएंगे। एक पढ़े लिखे सीएम की यही विशेषता होती है। दूसरा है प्रशासनिक स्वायत्तता, मतलब अलग अलग राज्य अपनी प्रशासनिक स्वायत्तता भी मांग करते रहते हैं। इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। जो पुलिस होती है ना, राज्य की पुलिस, वो आपातकाल में किसके पास चली जाती है केंद्र सरकार के पास। तो पुलिस किस में आती है, प्रशासन में आती है। और ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो कि राज्य सरकार में आती हैं, पर वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। तो इससे कि प्रशासन में बाधा किसकी आ रही है, कि राज्य सरकार की। तो इसी को लेकर राज्य सरकार गुस्सा होते रहते हैं समय समय पर कि आप तो ऐसा कर रहे हो, हमारी स्वायत्तता ही छीन ले रहे हो, तो ये तो आप अनुचित कर रहे हो हमारे साथ। मतलब केंद्र सरकार किसको ऐसा बोलते हैं, मांग करते हैं। तो राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामलों में भी अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। राज्य केंद्र सरकार और अधिक अधिकारों के लिए अधिक अधिकार व शक्ति चाहते हैं, और इसके लिए मांग भी करते रहते हैं समय समय पर। दूसरा आप लिखोगे प्रशासन स्वायत्तता। फिर आप तीसरा पॉइंट लिखोगे सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। अभी सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियाँ और भाषाएं आपको पता होगा। तमिल में तमिल भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में, और उत्तर भारत में अलग खान पान अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हरियाणा में अलग भाषा, पंजाब में अलग भाषा। तो ऐसी ना ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे पर भी अलग अलग मांग होती रहती है। कैसे होती है देखो, कई राज्य जैसे तमिलनाडु आदि का मतलब क्या, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब क्या है ना हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तथा उनकी भाषा में प्रचलित भाषा का प्रोत्साहन देने की मांग करते रहते हैं। ये बोलते हैं कि हम हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे, हम पे हिंदी भाषा मतलब ज़बरदस्ती। हम अपनी जो हमारे राज्य में जो भाषा है ना, जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, या बिहार में बिहारी, या फिर कह सकते हैं कि कर्नाटक में कन्नड़। तो इन भाषाओं को प्रोत्साहन दो, हमारी राज्य की भाषाओं को। हम हिंदी भाषा को नहीं बोलेंगे। कुछ राज्य ये चाहते हैं और इसके लिए मांग भी करते रहते हैं, आंदोलन भी करते रहते हैं। 90s के समय में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, खास करके तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये 3 मांग करते रहते हैं मुख्यतः। स्वायत्तता की मांग राज्य सरकारें, और ये 4 नंबर में पूछा गया था और 2 नंबर में पूछा गया था। आपको पहले बता दूं, मुझे अभी तक याद है, मैंने भी देखा था। फिर अगला आता है राज्यपाल की
राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मान ये 356 अनुच्छेद, तो आप ना इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये मतलब ये या फिर अनुच्छेद 1 या फिर दोनों ही पूछा जाएगा ही जाएगा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। राष्ट्रपति आपको ना देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ये 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेंगे। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश नहीं थे, या तो इसमें ऑल पॉइंट लिखने हैं साथों के साथ, अभी हम देखेंगे ऊपर। मतलब राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं थे, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। इसमें को चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पॉइंट लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये ऊपर देख लेते हैं ये है क्या। तो समस्या कहाँ खड़ी होती है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो राज्य सरकारों की परामर्श मतलब सलाह के बिना ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है, और जो राज्यों के दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। अभी हमने देखा कि जो राज्यपाल है वो किसी भी राज्य में केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो केंद्र सरकार की चापलूसी तो करेगा ही करेगा, है ना। मतलब वो राज्य सरकार के कार्यों में बाधा तो डालेगा ही डालेगा। अगर राज्य सरकार में उसके दल की पार्टी नहीं है, केंद्र सरकार के दल की पार्टी नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे कर देता है, मतलब अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देगा। और फिर ये जब नियुक्ति हो जाएगी ना राज्यपाल की, तो ये क्या करेगा, अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा। मतलब राज्य सरकार के कामों पे टांग अड़ाएगा अपनी, ठीक है। तो ये राज्यपाल की भूमिका इस तरीके से बिगड़ते जा रही है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सरकारी आयोग क्या है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में एक आयोग बनाया। इस आयोग को सरकारी आयोग कहा जाता था। सरकारी आयोग केंद्र सरकार ने बनाया और 1983 बनाया। क्यों बनाया गया? केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों, ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, और नाम क्या है, सरकारी आयोग। ये एक राजनीतिज्ञ के नाम पे पड़ा है, मतलब एक नेता के नाम पे पड़ा है, जिसका सरनेम सरकारिया था, ठीक है। इस आयोग ने 1998, ये 1998 डेट है, में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति, जो कि आपने देखा ही अपनी मनमर्जी चलाते हैं, अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अनिवार्य जो कि होती है और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। मेन चीज़ निष्पक्ष होकर नहीं की जाती है। मतलब केंद्र सरकार ने कह दिया राष्ट्रपति को कि करो, राष्ट्रपति ने कह दिया, राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी राज्यपाल की। अब राज्यपाल क्या जो राज्य सरकार है उनको तंग कर रहा है। मास्टरमाइंड कौन है यहाँ पे? केंद्र सरकार दे रहा है ऑर्डर राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ऑर्डर दे रहा है राज्यपाल को, और राज्यपाल तंग कर रहा है मुख्यमंत्री को। बात खत्म। तो अंत में कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली जो केंद्र सरकार है वो मुख्यमंत्री मतलब राज्य सरकार को तंग करते रहता है। इसलिए अब बीच में तीसरा राज्यपाल, क्योंकि उसकी भूमिका उसकी खराब होती रहती है, उसे तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा ऊपर से। तो ये कह रहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति ना और उसका कार्य भी निष्पक्ष होकर किया जाना चाहिए। 1998 में ये सरकारी आयोग ने कहा था अपनी एक रिपोर्ट में। चौथा पॉइंट और सबसे मेन टॉपिक, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। या फिर आपसे पूछ देंगे अनुच्छेद 356 क्या होता है, या फिर पूछ देंगे राष्ट्रपति शासन बताओ, तो आपको ये लिखना है। ये मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन बोल लो, आप कुछ ही बोल लो इसे। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य में राज्यपाल द्वारा, ध्यान देना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मतलब जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति हो जाती है ना, मतलब होती नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है केंद्र सरकार, ठीक है, और ये है ये एक राज्य है और इसमें है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार ने देखा यार इसमें तो मेरे दल की पार्टी नहीं है। मान लो इसमें दल है ए और इसमें दल बी। अभी देख रहा है कि यार इसमें तो मेरे दल की पार्टी नहीं है, इसमें दल बी है। तो ये कुछ भी करके ना, ये अगर बेकार अगर केंद्र सरकार है, कुछ भी करके हटाने का सोचेगा ऐसे कि इसको हटा दूं मैं कुछ ना कुछ करके। अब वो क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा
कैसे लगाएगा, वही पूरा सर्कल फॉलो करेगा। ये देगा राष्ट्रपति को ऑर्डर केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति देगा राज्यपाल को ऑर्डर, और राज्यपाल लगाएगा राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन एक बार लग गया इसमें, और किस आधार पर लगा देंगे, ये किस आधार पर लगाएंगे कि इस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा। भले ही चल रहा हो, भले ही इसका शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रहा हो, फिर भी अब हटाना तो है भाई। दल बी का कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा कुछ ना कुछ खोज के कि ये संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार ये लोग काम नहीं कर रहे, और 3 साल के लिए इसे बर्खास्त कर देगा, 3 साल के लिए, और 3 साल में सरकार ढह जाएगी। और ऐसे ये दल ए कर लेगा। उदाहरण देखेंगे हम 1967 का उदाहरण देखेंगे कैसे ही हुआ था तब। तो अंत में ये एक खराब भी कह सकते हो राष्ट्रपति शासन, और एक अच्छाई भी कह सकते हो कि राष्ट्रपति शासन क्या करता है कि मान लो किसी राज्य में सही में गड़बड़ी चल रही हो, सही में वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो कि कोई राज्य है, तो उसके लिए उपयोगी है। अब मान लो अगर केंद्र सरकार अपने लिए उपयोग कर रही हो राष्ट्रपति शासन का, तो ये खराब भी है। तो मैंने आपको अलग से बता दिया। फिलहाल तो आपको डेफिनेशन रट के जानी है और डेफिनेशन लिख के आना है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डेफिनेशन और रटे रटाई बातों पे ध्यान देता है, जबकि जैसे अभी हमने समझा उस पर ध्यान नहीं देता। तो आपको याद कर लेनी है डेफिनेशन कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार कि जब किसी राज्य में स्थिति हो जाती है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चला जा सकता, तो उस राज्य में राज्यपाल द्वारा ऑर्डर कौन देता है, इसे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। ठीक है, हमने देखा राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक चलाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक। ठीक है, कई बार केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डाल के, मतलब उसे अब ऑर्डर, ऊपर का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा भाई, ऊपर का ऑर्डर कैसे नहीं मानेगी, ये तो मर्जी से अपने नियुक्त हुआ है, ऊपर का ऑर्डर नहीं मानेगा तो कैसे चलेगा, तो मतलब दबाव सहना पड़ेगा इस ऊपर का। कई बार केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डालकर राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा देती है। कौन? केंद्र सरकार। किससे? राज्यपाल से। और किस अनुच्छेद के माध्यम से? 356 के माध्यम से। और कैसा अनुचित? एक होता है उचित और एक होता है अनुचित। ये अनुचित ही तो लगा रही है, अब अपनी मर्जी से लगा रही है ये राष्ट्रपति शासन एक राज्य में, तो ये अनुचित हुआ कि नहीं? अनुचित हुआ। अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा देती है। इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है 1967 में। मैंने कहा था आपको थोड़ी डेट से ज़्यादा आएगी, इसमें आपको याद करनी पड़ेगी, पर चलो थोड़ा सा इस चैप्टर में ही है बस। 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि तब केंद्र में तो कांग्रेस सरकार ही थी, परंतु राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार बनने लगी। ठीक है, लोक दल, मतलब अलग अलग दलों की सरकार बनने लगी। तो अब कांग्रेस सरकार है, अब उसने देखा यार ये क्या हो रहा है, ये तो अलग अलग दलों की सरकार बन रही राज्यों में, अब इनको बर्खास्त तो करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा उपयोग किया इन्होंने राष्ट्रपति शासन का, इतना ज़्यादा उपयोग किया कि बर्खास्त ही कर देती थी वो, बहुत विरत उपयोग करता है, जैसे कि ना 356 का प्रयोग बहुत बढ़ गया। आपसे हो सकता है ये डेट ही पूछ लें कि किस वर्ष के बाद से राष्ट्रपति शासन या फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत बढ़ गया। तो आपको 1967 आपको याद करके रखना है, 1967। तो आपको ये 7 पॉइंट याद कर लेने हैं कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमने देखा था, बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर खुश क्यों नहीं है, तो इन्हीं कारणों की वजह से खुश नहीं है। देखिए हमने देखा कि ये अपने मर्जी से नियुक्त होता है, राष्ट्रपति की मर्जी से, कोई सलाह नहीं लेते राज्य सरकार से, अपनी मर्जी से नियुक्त होता है ये। सरकारिया आयोग ने कहा था कि इसका जो नियुक्ति होनी चाहिए वो निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, और राष्ट्रपति शासन में यही लगाता है, भले दबाव में लगा रहा हो पर लगाता तो यही है ना राज्यों में, राष्ट्रपति शासन। और इससे क्या होता है कि राज्य सरकार अधिग्रहण हो जाती है और राज्यपाल पर दबाव डालता है, जिससे अनुचित राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। और आपको ये 1967 वाला एग्जाम्पल दे देना है। और बस आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए जिट्टो
तो आपको यहाँ पे 356 की जगह आपको लिखना है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मतलब 1967 के बाद राज्यपाल की का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि मतलब राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग बढ़ा, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, परंतु राज्य में अलग अलग दलों की सरकार बन रही थी। और दूसरा प्रश्न नहीं है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान उल्लेख कीजिए, मतलब राष्ट्रपति शासन डिटेल बतानी है आपको। तो डिटेल आप यहाँ से बता दोगे कि राष्ट्रपति शासन पहले होता क्या है, डेफिनेशन, फिर से क्या होता है कि संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है, और अधिकतम कितने वर्ष तक, 3 वर्षों तक, मतलब वो डिटेल दे देनी है आपको सारी। और कई बार क्या होता है कि अनुचित राष्ट्रपति शासन लगाती है, और उसका उदाहरण आप भी दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि नवीन राज्यों की मांग क्या है। भारतीय संघीय व्यवस्था में समय समय पर नवीन मतलब नए राज्यों की मांग उठती रहती है, और ये उठाते कौन है, ये उठाते हैं, मान लो ये महाराष्ट्र है इतना बड़ा, तो महाराष्ट्र में यहाँ के जो लोग हैं ना, ये परेशान हैं यहाँ के लोगों से। वो बोल रहे हैं यार ये सारा पैसा तो यहीं के लोगों पे लगा रहे हैं, तो ये बोलते हैं ना कि हमें एक अलग राज्य बना दो, और उसका हम नाम रख देंगे सौराष्ट्र। और आप बता भी दो, चल भी रहा है ये मुद्दा कि बन सकता है सौराष्ट्र एक राज्य, सौराष्ट्र बना दो हमारा, हम अलग हो जाएंगे, हमारे एक अलग राज्य अलग राजधानी होगी, तो हम डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था में समय समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रहती है, जिससे राजनीतिक कारणों से संघ व राज्यों में तनाव बढ़ता है। अब आपको पता होगा कि एक राज्य को 2 राज्यों में बांट कौन सकता है, संसद। अब संसद, अब ये लोग क्या कर सकते हैं, खाली सिफारिश तो कर सकते हैं संसद को, भाई बांट दो हमें, खुद तो कर नहीं सकते, ये खुद तो बट नहीं सकते हैं, और संसद कहती है कि नहीं बांटेंगे, तो इससे हो जाता है इनमें तनाव बढ़ता है इनमें राजनीतिक कारणों से। तो यही लिखा है। तो अब आपको ना ये कुछ डेट याद करनी है, मैं बता रहा हूँ, खाली आप सह लो, थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा इतिहास बेस्ड है ये। आपको ये वाली डेट है ना, ये वाली रीड कर लेना बस, रीड, ठीक है। और क्योंकि और MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है ये चारों की चारों। बाकी आपको ये वाला याद करके रख चलना है, ये वाला कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया, ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये भी रीड कर लेना आप कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया, 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय विवाद क्या है। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अंतर्राज्यीय विवाद होता क्या है, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता है, हम जानते ही है, विवाद तो अब इंडिया तो विवाद होकर रहेगा, आपको पता है। जैसे बेलगांव ना एक छोटी सी जगह है बिल्कुल, को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के में सीमा विवाद क्या है, देखो ये है महाराष्ट्र, ठीक है, ये है कर्नाटक, पता होगा आपको, ठीक नीचे है। अब ना इनकी सीमा के ठीक यहाँ पे मैं अलग कलर कर लेता हूँ, ठीक यहाँ पे है बेलगांव, यहाँ पे। अब महाराष्ट्र वाले बोलते हैं बेलगांव हमारा है, कर्नाटक वाले बोलते हैं बेलगांव हमारा है, ठीक है। अब ऐसा ना, अब एक चीज़ के लिए लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना माना जाता है यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है, कोई प्रसिद्ध मंदिर, कोई प्राचीन मंदिर, तो उसके लिए ना ये लड़ाई करते रहते हैं आपस में, विवाद करते रहते हैं मतलब। तो अब इस विवाद का निपटारा कौन कर सकता है, बताओ। हमने ऊपर देखा था एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। तो इस विवाद को क्या कहेंगे हम, सीमा विवाद कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सीमा पे स्थित ये जो छोटा सा बेलगांव है ना, इसके लिए विवाद हो रहा है, तो इसको हम सीमा विवाद कहेंगे, सीमा विवाद। तो वही है कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता है, जैसे बेलगांव को लेकर। ये आपको उदाहरण है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण आपको याद करके चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता रहता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। यह कर्नाटक, यह तमिलनाडु,
अब कावेरी नदी ऐसे होते हुए जा रही है मान लो। अब ये लोग विवाद कर रहे हैं कि भाई तुम लोग ज़्यादा पानी उपयोग कर रहे हो, ये बात कर रहे हैं भाई तुम लोग ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हो। अब इससे होता क्या है ना कि पानी का जो लेवल होता है ना वो गिर जाता है नदियों में, मतलब जो पानी का बहाव है वो कम हो जाता है। इससे यहाँ के डैम वगैरह को, यहाँ के जो पंप सीवर वगैरह, सीवर नहीं मतलब पंप और डैम वगैरह, इनसे नुकसान होता है इनको। तो इनके विवाद विवाद होता रहता है कि कौन कौन राज्य कितना पानी उपयोग करेगा, ठीक है। तो ये जो विवाद होता है ना इसको हम कहते हैं जल विवाद, ठीक है। नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले दो राज्यों के बीच में विवाद को जल विवाद कहते हैं। अब बना दोगे डेफिनेशन, बहुत इजी है। दो या दो से अधिक राज्यों ने अभी मे कर लेना, जैसे मे, दो या दो से अधिक राज्यों में नदियों के पानी को बंटवारे को लेकर विवाद होता रहता है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद। ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं बढ़िया से, ये वाला एग्जाम्पल और बेलगांव वाला और ये कावेरी नदी वाला, ठीक है। अब देखते हैं विशिष्ट प्रावधान क्या है। ये विशिष्ट प्रावधान ना जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था और पूर्वोत्तर के राज्य को दिया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को दिया गया था 370 के तहत और पूर्वोत्तर राज्य को दिया गया 371 के तहत। तो पर जम्मू कश्मीर का आपको पता ही क्या सिस्टम हुआ, मतलब हटा दिया, 370 हटा दिया उसको 2019 में। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ, बस हमारा सिलेबस कम हो गया थोड़ा, ठीक है। अब 370 हटा दिया, इसलिए पढ़ना नहीं है इसके बारे में। हालांकि थोड़ा बहुत को याद करके चलना है कि ये 370 में आता था, विशिष्ट प्रावधान दिया गया था, बस आपको इतना याद कर चलना है थोड़ा बहुत। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आ जाए एग्ज़ाम में, इन केस ऑफ चांस, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि CBSE तो बनाएगा नहीं पेपर, हमारा स्टेट गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट बनाएगी, तो फिर आप समझ सकते हो। और पूर्वोत्तर के राज्य 371 के तहत इनको विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। तो वही मैंने लिखा है कि भारतीय, ये थोड़ा कचड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के राज्य जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि चारों में से विशिष्ट प्रावधान वाले राज्यों को पहचाने। एक में आपको दे देंगे नागालैंड, एक में आपको दे देंगे उत्तराखंड, एक में उत्तर प्रदेश, एक में महाराष्ट्र। तो आपको नागालैंड करना है, आपको पूर्वोत्तर याद कर लो बस, पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य में आप आराम से पहचान लोगे कि ये सब राज्य आते हैं। और पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा भी 2 राज्यों को मिले थे, एक तो आंध्र प्रदेश और एक गोवा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जातियाँ निवास करती हैं और यहाँ पे भी अलग अलग इतिहास और सांस्कृतिक जो एक अलग ही इनका पहचान है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। तो इसी पहचान को जिंदा रखने के लिए इन्हें विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, आंध्र प्रदेश और गोवा। गोवा में तो आपको पता ही है पुर्तगाल के लोग आके बसे पड़े हैं, तो इन्हीं कारणों से इसको विशिष्ट दर्जा दिया गया है। और एक कारण आपको ये भी याद करके चलना है कि ऐसा उनकी विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या के कारण किया गया है, ठीक है। मतलब उनका ना एक स्पेशल इतिहास है, स्पेशल संस्कृति है उनकी, तो उसको सम्मान देने के लिए उनकी जनजातीय बहुल जनसंख्या को प्रोत्साहन देने के लिए उनको विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, मतलब विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, विशिष्ट दर्जा दिया गया। तो अब देखते हैं, अब ना यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स थे जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखे थे, तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो डालना जरूरी है इसमें। एक स्वायत्ता की डेफिनेशन पूछ रखी थी, तो क्या है, स्वयं की सत्ता में शासनीय भागीदारी, इसको हम बोलते हैं स्वायत्ता। एक ही लाइन में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, विश्व में सबसे पहले संघवाद को अमेरिका ने अपनाया था। आपको याद रखना है किसने, अमेरिका ने। पर भारत में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया है, मतलब कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जो संघवाद की जो भावना है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। बच्चे कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं कि भारत में संघवाद अमेरिका से लिया गया है, नहीं, गलत हो जाएगा। भारत में संघवाद कनाडा से लिया गया है क्योंकि विश्व में सबसे पहले संघवाद आया था अमेरिका में, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में और मद्रास तमिलनाडु में विलय हो गया है, ठीक है। मतलब पहले जो मैसूर था ना यहाँ पे, और उससे नीचे था यहाँ पे मद्रास, बहुत छोटा बता दिया मैंने। यहाँ पे था मैसूर और यहाँ पे कुछ
मैत्रीपूर्ण काम कर कुछ करके था, जिसे केरल बोलते थे हम। और इतना बड़ा मद्रास था, आपको बता दूँ, इतना बड़ा, जिसमें आंध्र प्रदेश में आ जाता था थोड़ा हिस्सा। तो मद्रास का आज विलय हो गया किसमें, तमिलनाडु में, और मैसूर का विलय हो गया है कर्नाटक में। तो ये MCQ में पूछा गया था, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट था, 2 बार पूछा गया है, ये आपको बता दूँ पहले भी। तो देख लेते हैं, 4 मार्क्स में पूछा गया था दोनों बार। ये एक नेता है, जो नेता नहीं है, जो कि राष्ट्रपति है। यहाँ पे एक नेता है जो कि राष्ट्रपति है, बताया नहीं गया, फिर आपको बता दूँ, ये राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या कर रहा है, जो राज्यपाल है ना, इनको ऊपर फेंक रहा है। मतलब ये जो राज्यपाल, ये राज्यपाल की बैठने की जगह है, ठीक है। ये इनको ऊपर फेंक रहा है, और ये जो रिटायर हो गए ना, 5 साल अपने पूरे कर चुके हैं कार्यकाल के, वो नीचे फेंके जा रहे हैं। और ये राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है, इनको लात मार के फेंक के नियुक्ति कर रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। इन राज्यपालों को, मतलब राज्यों के अंदर डाल रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, तो अब इस क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हमने देखा ये राष्ट्रपति, अब कॉमन सेंस लगा के भी इसका कर सकते हो, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्तियां से क्या अभिप्राय है। आपको पता है कि मर्जी से करता है, राष्ट्रपति की मर्जी से। हालांकि इसके पीछे भी केंद्र सरकार का हाथ होता है, पर फिर भी करता तो राष्ट्रपति है ना। तो ये राष्ट्रपति की मर्जी से होता है ना। तो इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है राज्यपाल को, ना ही कोई योग्यता चाहिए, अंगूठा छाप भी चलेगा, ना इसके लिए चुनाव होता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी बना देगा राज्यपाल, समझो बात, ठीक है। अब देख ही सकते हो, लात मार के फेंक रहा है, कोई इज्जत नहीं है इसकी, ना कोई योग्यता है इसके पास, ना कोई डिग्री है, ना कोई शैक्षणिक योग्यता, समझ रहे हो, कुछ ही नहीं है इसके पास। बस लात मार के फेंक रहा है ऊपर कि जाओ अपने राज्यों में, नियुक्ति कर रहा है। मतलब क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा ऐसी होती है, मतलब ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ही करता है। तो हाँ, ऐसी होती है हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए। देखो आपको बता दूं कि अभी तक जो 7 चैप्टर बीते हैं, उनमें मैंने एक तो राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों का कार्यकाल ही मैंने 6 वर्ष देखा है, ठीक है। 6 वर्ष, इन दोनों का कार्यकाल ही 6 वर्ष है। बाकी जितने भी है ना, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब जितने भी इन दोनों को छोड़ के अभी तक आए हैं, जितने भी नाम, सबके जहाँ तक मैंने देखे 5 वर्ष थे। तो आप ट्रिक लगा के भी कर सकते हो, बाकी आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 वर्ष है, ठीक है। आप कन्फ्यूज होने के एग्जाम बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं कि 6 साल है या 5 साल है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, हमको याद रखना है कि राज्यपाल और निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं दोनों का खाली 6 वर्ष का है, ठीक है। राज्य जिनका नए राज्य के रूप में विलय हुआ है, आप विलय लिख लेना यहाँ पे, नए राज्य के रूप में विलय हुआ है, तो आपको पता ही होगा। मतलब जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ है, अच्छा विलय नहीं, जिनका जन्म, आपको याद है जन्म, मतलब वो नए राज्य पैदा हुए, मतलब ऐसे कौन से नए राज्य जो पैदा हुए हैं हाल ही के वर्षों में। एक तो उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ है, पता है आपको, मतलब जन्म हुआ है इसका। और झारखंड जो कि बिहार से निकला है, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से निकला है, छत्तीसगढ़ जो कि हमने ऊपर देखा 2000 में निकला था मध्य प्रदेश से, ठीक है। वो चारों याद के रखने, कोई भी 2 पूछ सकते हैं 2 नंबर में। गैर हिंदी भाषी राज्य, अब ऐसे राज्य का नाम बताओ जो गैर हिंदी, मतलब उनमें हिंदी नहीं बोली जाती। तो ये तो बहुत ईजी, आप कर लोगे आराम से, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, और मतलब कोई से भी लिख दो यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, आपको पता होगा। बस उत्तर वाले मत लिख देना कि आप दिल्ली लिख के आ रहे हो, हरियाणा लिख के आ रहे हो, ये सब मत लिख देना। दक्षिण वाले लिखना अगर गैर हिंदी आया तो। कोशिश करना है कि दक्षिण वाले 1-2 के नाम याद करके लिख लो आप। भारतीय रियासत जिनका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ, किसका हुआ था, जम्मू और कश्मीर का हुआ था। मतलब एक ऐसी इकलौती भारतीय रियासत की है जिसका विलय भारत में 15 अगस्त, मतलब आज़ादी के बाद हमें भारत के अंदर हुआ था। भारत की एक रियासत जिसमें सैन्य कार्रवाई, ये वाला इम्पोर्टेंट है भाई, मतलब जो भी है इम्पोर्टेंट है। सैन्य कार्यवाही मतलब सैनिक, मतलब मारपीट में उतरना पड़ गया था,
समझ रहे हो, राजा को दौड़ाना पड़ गया था, राजा को दौड़ाना पड़ गया था। किसने दौड़ाया था? हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ऐसी रियासत जिसमें सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी थी उसे भारत में विलय करने के लिए वो है हैदराबाद। क्योंकि आप पता होगा कि तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है हैदराबाद। तो तब क्या था, तेलंगाना नहीं था कोई, पूरा एक इतना बड़ा प्रांत था, उसको हैदराबाद बोलते थे। तो इसको भारत में विलय करने के लिए सैन्य कार्रवाई अपनाई गई थी। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन वास्तव में एकात्मकता इसकी आत्मा है। तो ये कुछ नहीं है, वही है 6 नंबर पूछा गया है। ऊपर हमने देखे थे ना एकात्मकता के लक्षण, ये वाले एकात्मकता के जो 7 लक्षण देखे थे मैंने, मतलब 7 पॉइंट देखे थे। तो आपको ये लिख देना है, घुमा फिरा के पूछा गया, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी पूछा गया तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। स्वायत्तता और अलगाववाद का क्या अर्थ है? तो आप मन से बना के लिख सकते हो। स्वायत्तता अधिक शक्तियों व अधिकार प्राप्त करना, अलगाववाद केंद्र सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। अलगाववाद क्या होता है कि कोई राज्य ना अपने आप को अलग समझने लग जाता है, क्योंकि ना उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है केंद्र सरकार, उसको उसके अंदर विकास नहीं करती है, उसको वित्तीय सहायता नहीं देती, समझ रहे हो, तो वो अलग समझने लग जाती है अपने आप को, इसी को बोलते हैं अलगाववाद। स्वायत्तता राज्यों के द्वारा कार्य करते समय केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न करना। तो स्वायत्तता में क्या होता है कि राज्य जो भी काम करती है ना उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसको हम स्वायत्तता के अंडर में कह सकते हैं। और अलगाववाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति मतलब जो भी केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप तो कर ही सकती है, साथ में ना राज्य को वित्तीय स्वायत्तता ना देना, विकास योजना ना बनाना, ये सब भी इतने सारे भेदभाव भी करती है अलगाववाद के केस में। ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप मैंने कोई 4 लिख दिया यहाँ पे, बाकी आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी इसकी पूछे जाने के चांसेस कम है। मेन चीज़ आपको ये एकात्मकता और संघात्मक लक्षण आपको अच्छे से करके जाना है, और ये सरकारी आयोग अच्छे से करके जाना है। वी इम्पोर्टेंट है मतलब, ठीक है। और आपको एक राष्ट्रपति शासन अभिकथित तो अनुच्छेद 356 अच्छे से करके जाना है। अगर आप ये सब भी कर लेते हो ना, ये जो 4 मैंने कहा है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी आप पूरे नोट्स अच्छे से करके जाओगे तो फिर बात ही अलग है, फिर तो पूरे के पूरे आएंगे इस चैप्टर से। तो ये यूट्यूब चैनल है जो कि आप अभी हो इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी अच्छी हो सकती उतनी अच्छी वीडियो बनाऊँ। बाकी मैं नोट्स बनाने में अपनी पूरी एफर्ट डालता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चलाते हो तो आप इन पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं इनएक्टिव रहता हूँ पर फिर भी आप कर सकते हो फॉलो। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।